कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती में आ भी सकती है, क्योंकि 2 बार लगातार वहाँ लोग घनश्याम शराफ से ज़्यादा खुश नहीं हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी है। किरण चौधरी हैं, ये तकरीबन भिवानी दादरी में अपना असर रखती हैं। राहुल गांधी पर्सनली ये चाहते हैं कि जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं हरियाणा से, 3 नाम हैं, 3 में से एक को किसी को वो लड़वाएं कांग्रेस से। इन लोगों के वक्त में जो है वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और वो अफसर भी रहे हैं, और उनका एक पारिवारिक वहाँ सिस्टम है, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट कांग्रेस कर सकती है वहाँ पे। कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती में आ भी सकती है, क्योंकि 2 बार लगातार वहाँ लोग घनश्याम शराफ से ज़्यादा खुश नहीं हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी है, भिवानी या ओल्ड भिवानी हम कहें, तो इनमें कांग्रेस को सोच समझ के अपने कैंडिडेट उतारने पड़ेंगे। इसमें भी बड़ी मतलब वहाँ जिस तरह से जेपी दलाल काम करते हैं उसी तरह से फरटिया हैं। हाँ, फरटिया का नाम जबरदस्त। वो जब भिवानी में रैली हुई थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो चर्चा इतना जबरदस्त है कि वो कितनी ताकत से राज्यसभा में गई हैं, चाहे वो 19 महीने के लिए गई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है उनका सपना भी था। परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो बातें आ रही हैं ये आ रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिताऊ कैंडिडेट चाहती हैं। ये परिवारवाद की बातें जब अच्छी लगती है जब पार्टी सत्ता में बैठी हो, और ये हो चुटकियों में जिसको आप जो है हाथ टेकोगे वही बन जाएगा। अब वो स्थिति कांग्रेस के लिए भी स्थिति ये है, करो या मरो की। शाम में सीधी सी बात ये है कि तोसाम में अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती है तो उधर से 90% उम्मीद है कि अनिरुद्ध चौधरी को भारतीय जनता कांग्रेस लड़ाएगी। यानी कि बंसीलाल परिवार आपस में जो नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा के असेंबली के चुनाव है और हम राजनीतिक चर्चा करते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि कहाँ से कांग्रेस, बीजेपी, इंडियन नेशनल दल, जेजेपी, आम आदमी पार्टी के कौन होंगे प्रत्याशी, उसी पर आज हम छेड़ेंगे राग भिवानी का। भिवानी को कहा जाता है ये पॉलिटिकल लेबोरेटरी है हरियाणा की, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं चंचल नांदल, आप राजनीतिक विश्लेषक। नांदल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। तो नांदल साहब, भिवानी की बात आ गई, जिन्हें भिवानी भी कहते हैं, तो भिवानी में क्या होगा? ओल्ड भिवानी की बात कर लेते हैं, चलो दादरी यार भिवानी इकट्ठा ही ले लें। और भिवानी के रुके आपने तकरीबन जो है रोहतक और कलानौर में खूब सुनेंगे भैनी 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 भैनी। तो ये ओल्ड भिवानी में आप ये बताओगे ओटेस्ट जो सीट है उससे शुरू करा, अक्सारी ओटेस्ट है। भाई हमारे जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं तो आपने मेरा कितना वोट मामला पहला नुआ गर्मा गर्माने दो। सबसे गर्मा गर्म तो है तोसाम जी आज के दिन। तोसाम क्यों गर्मा गर्म है कि तोसाम से किरण चौधरी जो एमएलए थी वो बड़ी कांग्रेस से दुखी होके इस्तीफा देके, पूर्व सीएलपी लीडर हैं, 3 दशक से ज्यादा उनकी राजनीति है यहाँ, यानी राजधानी की राजनीति भी उन्होंने की है। दिल्ली में एमएलए रही हैं कैंट से वो, और वहाँ भी उनका कर रही हैं। हाँ, उनका आज तक, जैसे मैं कई बार ओल्ड दिल्ली कैंट की तरफ जाता हूँ, आज तक उनके चर्चे हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। और चर्चे तो आज भी हैं उनके, बिल्कुल है। और आज तो चर्चा इतना जबरदस्त है कि वो कितनी ताकत से राज्यसभा में गई हैं, चाहे वो 19 महीने के लिए गई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है उनका सपना भी था कि उन्होंने खुद कही कि 2004 में वो चूक गई थी और अब 2024 में उनको दोबारा मौका मिला। लेकिन एक बात है कि उनको जाते ही भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान कितना दिया, हाथों हाथ लिया। तो बताइए कि तोसाम में क्या होगा? तोसाम नहीं, ये जो किरण चौधरी हैं ये तकरीबन भिवानी दादरी में अपना असर रखती हैं। और अब जो ये जोड़ी मिल गई है जेपी दलाल और किरण चौधरी, और हालांकि जेपी दलाल और किरण चौधरी का आपस में पुराना भी एक बहुत बढ़िया लिंक भी रहा है, और बाद में 36 का आंकड़ा भी रहा है। अब वो आंकड़ा तो अब दोबारा से 69 का हो गया, मतलब मैच हो गया दोनों का आपस में, एक पार्टी में आ गए, और अब मिलके 100% ये बीजेपी के वोटर्स पे, बीजेपी के सपोर्टर्स पे, बीजेपी की सीटों पे असर डालेंगे, जो हम लोकसभा में देख भी चुके हैं। तो आप बताइए कि तोसाम में तो किरण तो गई राज्यसभा, तो क्या उनकी बेटी आएंगी? उम्मीद है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से जो बातें हुई हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत संभावनाओं से बड़ी पार्टी है। नहीं, लेकिन वो तो परिवारवाद के खिलाफ है, तो अब कैसे दे देंगे? परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो बातें आ रही हैं ये आ रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिताऊ कैंडिडेट चाहती हैं।
ये परिवारवाद की बातें जब अच्छी लगती हैं जब पार्टी सत्ता में बैठी हो, और ये हो चुटकियों में जिसको आप जो है हाथ टेकोगे वही बन जाएगा। अब वो स्थिति कांग्रेस के लिए भी स्थिति ये है, करो या मरो की। लेकिन तोसाम में तो लोकसभा में बीजेपी की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, और अब तो किरण भी गई, और लोगों का गुस्सा जो है आप ये मानिए एंटी किरण ग्रुप भी है तोसाम के अंदर। देखिए आप, अगर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि किरण चौधरी की वजह से ही लोकसभा सीट आ रही है वहाँ। एक मोटा कारण है किरण चौधरी ने जो सर पार्टी में रह के पार्टी को नुकसान करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप पार्टी छोड़ ही चुके हो, लोग पहले ही शक जता रहे थे, कितना कुछ हुआ है। वो लोग शक, देखो कांग्रेस के लोग शक जता रहे थे, उन्होंने तो पहले वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी, कांग्रेस ने टिकट दी नहीं। जब टिकट नहीं दी तो उन्होंने अपना काम कर दिया, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। तोसाम में सीधी सी बात ये है कि तोसाम में अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती है तो उधर से 90% उम्मीद है कि अनिरुद्ध चौधरी को भारतीय जनता कांग्रेस लड़ाएगी। यानी कि बंसीलाल परिवार आपस में जो वंशज है बंसीलाल के, वो आपस में तलवारें, और अगर कोई आगे पीछे कोई बात होगी, अनिरुद्ध बारडा से लड़ना चाहे, लोहारू से लड़ना चाहे, क्योंकि भाई बंसीलाल पोते हैं और एक नाम है बंसीलाल का, बंसीलाल भिवानी दादरी एक ही जिला था, नया बन गया, तो एक नाम है वहाँ पे, तो हो सकता है उनको वहाँ से लड़वा के यहाँ से किसी नए कैंडिडेट को, जो धर्मवीर के भाई हैं वो कांग्रेस में, लाला भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे, अप्लाई किया तो हो सकता है, मतलब अभी तो टिकट आने की बात सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आज की जो चर्चाएं हैं वो अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी की हैं तोसाम में, और यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि जो तोसाम का एरिया है, तोसाम का एरिया किरण चौधरी वहाँ से लगातार बनती आ रही है, और तोसाम में बंसीलाल परिवार का एक अच्छा असर है। हालांकि वो असर भिवानी में भी, ज़िले में भी है, क्योंकि भिवानी ज़िले में भी उनका एरिया रहा है। तो ये भिवानी दादरी में किरण चौधरी का पूरा असर आपको ओवरऑल दिखाई देगा जब वो चुनाव में उतरेंगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई हर हल्के में कितनी वोटें दिलवा पाएंगी, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं वहाँ प्लस हुआ, चाहे 1% का प्लस हुआ हो किरण चौधरी के आने के बाद। जी, तो ये तो होगी तोसाम की बात। जी। तो अब उसके बाद अब भिवानी पे आ जाते हैं, जो भिवानी शहरी क्षेत्र है, वहाँ से लगातार बीजेपी के 2 बार MLA घनश्याम सराफ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं पिछली टर्म। हाँ बिल्कुल रहे हैं, और अब हो सकता है उन्हीं को वो दोबारा रिपीट कर दें, या कुछ नए नाम भी वहाँ हैं जो मतलब वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। वहाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती में आ भी सकती है, क्योंकि 2 बार लगातार वहाँ लोग घनश्याम शराफ से ज़्यादा खुश नहीं हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी है, और टिकट अगर भिवानी शहर से बदली जाती है तो हो सकता है कि बढ़िया फाइट हो। तो किसको मिल सकती है? बीजेपी से बात कर, क्योंकि सिटिंग विधायक उनका है भाई, जोशी जी हैं, कुछ राजपूत कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि वहाँ राजपूतों की अच्छी वोटें हैं शहर में। तो जो राजपूत कुछ कैंडिडेट हैं वो हो सकता है कि भाई अपना वहाँ पे कुछ कमाल दिखा सकते हैं। कोई धीरज सिंह है, अभिजीत सिंह, उनके नाम भी चलने रहे हैं। उन पुराना पारिवारिक जो है वहाँ राजनीतिक सिस्टम रहा है। और कांग्रेस का कौन हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का भी काफ़ी वहाँ पर जो है, कांग्रेस भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती है। किरण चौधरी जब वहाँ थी तो कांग्रेस का भी काफ़ी देखो शिवशंकर भारद्वाज हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, बंसीलाल के भी नज़दीकी रहे हैं। वासुदेव जी हैं, वो भी पुराने कांग्रेसी हैं, रहे भी हैं। तो अभी वहाँ क्या है कि कांग्रेस पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोचना पड़ेगा, क्योंकि किरण चौधरी के रहते हुए ये तो था ही कि भाई कांग्रेस की मदद करेंगी, वो कांग्रेस में थी, तो अब तो बिल्कुल एंटी हो गई हैं। तो वहाँ जो ये सारी सीटें हैं भिवानी या ओल्ड भिवानी हम कहें, तो इनमें कांग्रेस को सोच समझ के अपने कैंडिडेट उतारने पड़ेंगे। तो एक जो ओवरऑल सेंटीमेंट है हरियाणा में, खास करके रोहतक, झज्जर, सोनीपत में, कि एंटी बीजेपी वोट जाएंगी, तो क्या भिवानी में भी इस तरह का मौका? देखिए रोहतक, सोनीपत, झज्जर से बाहर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मतलब कांग्रेस की स्थिति ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला है, कोई और पार्टी मुकाबले में नहीं है। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का होने वाला पूरे हरियाणा में। और लोहारू से क्या लगता है? वहाँ से जेपी दलाल आते हैं, मंत्री हैं, बड़े कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट देते रहते हैं। अभी उनकी एक स्टेटमेंट वायरल थी, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस बन बन भी गई तो हमारे दिल्ली वाले जो हैं 6 महीने चलने नहीं देंगे। खैर वो खरीद फिरोद के जो विधायक हैं इस तरह का इशारा कर रहे थे, सीबीआई ईडी का डर, मतलब उनका इशारा इसी तरफ था, हालांकि उन्होंने कहा नहीं। तो क्या लगता है लोहारू में? देखिए सत सिंह जी, जो जेपी दलाल हैं वो
एक मजबूत स्तंभ है वहाँ बीजेपी के। बीच में जितने भी कार्यक्रम बीजेपी के होते रहे हैं, अगर हम भिवानी की बात करते सबसे ज़्यादा ताकत वो दिखाते हैं अपने कोई भी जनसभा होती है, कोई केंद्र का नेता आता है तो सबसे ज़्यादा ताकत वो दिखाते हैं। इवन किसान आंदोलन में भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मेरे ख्याल में रिकॉर्ड तोड़ ट्रैक्टर लेके आए थे वो। तो वो और वो सक्रिय भी हैं, और आज के दिन तो वो उनके पास फाइनेंस मंत्री, मतलब अच्छा ओहदा रहा है, पहले कृषि मंत्री और फाइनेंस मंत्री, तो वो जनता से जुड़े भी रहे हैं वहाँ। तो उनका वो फाइट में रहेंगे बढ़िया तरीके से। टिकट उनकी मतलब 99% हम कृषि मंत्री थे तो उन्होंने लोहारू में काफी लोहारू में काम भी किया है। वो अलग बात है, पड़ोस वाले हल्के में लोग किसानों ने शिकायत की जी उनका मुआवजा तो आ गया और हमारा मुआवजा इतना लंबा समय हुआ नहीं आया। तो लगभग बीजेपी के तो जेपी दला, क्योंकि 2 बार जिस तरह से उनका वर्चस्व है बीजेपी में, तो लगभग उनकी टिकट फाइनल है। लोहारू से कांग्रेस में भी बड़ी मतलब वहाँ जिस तरह से जेपी दलाल काम करते हैं उसी तरह से फरटिया हैं। हाँ, फरटिया का नाम जबरदस्त। वो जब भिवानी में रैली हुई थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे, तो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा करंट तो जो था वो फरटिया के लोगों में लवारों का फराटा बना दिया था पूरे का, फराटा बना सारे जो कांग्रेसियों का जो है ना पूरा फराटा बना दिया। तो देख के भुचक्के रह गए थे, कोई फरटिया है नहीं तो सारी कांग्रेस का फराटा बना दिया वहाँ। तो वो एक मजबूत कैंडिडेट है। और अगर ऐसा हुआ कि भाई मतलब कांग्रेस में ज्यादा बड़ी खींचतान नहीं हुई, क्योंकि किरण चौधरी की वजह से भिवानी में ओल्ड भिवानी में खींचतान होती थी, अब वो ज्यादा रहेगी नहीं, तो हो सकता है कि फरटिया अगर जिताऊ कैंडिडेट मैं उनको मानता हूँ जी। तो लोहारू से ये हो सकता है। और भिवानी में हम एक कैंडिडेट भूल गए, अशोक बुआनी वाला। हाँ, तो अशोक वो भी वाला बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वर्चस्व रखते हैं। बिल्कुल। और उनकी भी काफी एक होल्ड है। कैंडिडेट तो देखिए ऐसा है, कैंडिडेट तो बहुत सारे जो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आज जो आप डिस्कशन कर रहे हैं वो जो हमारे पास कुछ कंक्रीट है, कुछ सर्वे है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मजबूत कैंडिडेट कौन कौन हो सकता है। हालांकि जो पार्टी की टिकट आने के बाद मतलब कुछ हर हल्के में 25-30 हज़ार वोटें लेके चलता है कैंडिडेट पार्टी की। बट आज के दिन कांग्रेस की हम बात करें तो बारडा भी बताइए, बारडा में क्या अनिरुद्ध चौधरी, क्योंकि उनके पिताजी चुनाव लड़ते आए हैं, रणबीर महिंद्रा, और वो हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या बारडा में हम ये माने कि इस बार अनिरुद्ध चौधरी तो शाम से तो उनका नाम चल ही रहा है, लेकिन बारडा में चूंकि उनके पिताजी ने राजनीतिक काफ़ी मेहनत कर रखी है और काफ़ी एक्टिव रहे हैं, उनके अपने लोग हैं बारडा के अंदर। हाँ, बारडा से रणबीर महिंद्रा एमएलए बने थे पीछे, उसके बाद तो नहीं बन पाए। हाँ, उसके बाद और वैसे तो जगदीप हैं जो अभी पूर्व में जो शिक्षा मंत्री रहे हैं लोहारू से। अच्छा, उनके पुत्र हैं जगदीप। और यहाँ रोहतक के कमिश्नर तब रिटायर हुए, कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, वो भी वहाँ एक्टिव हैं बीजेपी नहीं कांग्रेस से एक्टिव है। अच्छा, कांग्रेस से एक्टिव है जगदीप जी। और जो है वो एक क्योंकि उनका पुराना परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, बहादुर सिंह उनके पिताजी इन लोगों के वक्त में जो है वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और वो अफसर भी रहे हैं, और उनका एक पारिवारिक वहाँ सिस्टम है। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट कांग्रेस कर सकती है वहाँ पे, और क्योंकि वो अब रिटायर होते ही वहाँ एक्टिव हो गए हैं। तो अब ये तो कांग्रेस को देखना है कि वो सर्वे के हिसाब से टिकट आएंगी, कैसे आएंगी, क्योंकि भिवानी में मैं मानता नहीं कि हुड्डा साहब के सामने कोई ऐसा गतिरोध पैदा होगा टिकट देने में। लेकिन बारडा में इंटरेस्टिंग बात ये है कि बारडा में जो है वो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से एक बारडा भी है, जो टॉप 3 या 4 जो कांग्रेस में अप्लाई करने वाले। बारडा में भी एक बहुत बड़ी लाइन चली हुई है, और बारडा ही वो हल्का है जहां बलाली गांव आता है, जहां से विनेश फोगाट का संबंध भी है। सबसे पहले जब वो पेरिस से आई तो बलाली गांव थी, तो लोगों ने एक चर्चा करनी शुरू की, विनेश फोगाट हो सकता है राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है। वो तो जैसे कल जो है यहाँ शाहरुख आपने उनको गोल्ड मेडल भी दिया है, और उसके बाद उनके हौसले बुलंद थे, बल्कि उन्होंने कल ये कहा कि भाई अभी लड़ाई खत्म ही, लड़ाई की शुरुआत है। ये तो अभी लड़ाई शुरुआत है। और कल शाहरुख पंचायत से कुछ लोगों ने उनको ये कहा है कि भाई आप जो भी लड़ाई लड़ेंगे हम आपके साथ हैं। विनेश से जब मीडिया ने बात की तो विनेश से पूछा क्या आप राजनीति में एंटर करेंगे, और उनकी माँ से तो पर्सनली मेरी बात भी हुई थी, विनेश फोगाट की माँ से, तो मना नहीं कर रहे हैं कि हम राजनीति में नहीं
नहीं आएंगे, विनेश फोगाट नहीं आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो फैसला विनेश लेंगे और विनेश ने भी कहा है कि मेरी तरफ से अब इस बारे में कुछ नहीं कहना मुझे। इसका मतलब अगर कोई नहीं एंटर करना था तो वो मना भी कर सकते हैं कि मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी के तौर पर ही मेरी पहचान रहेगी। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात और जोड़ूंगा। राहुल गांधी पर्सनली ये चाहते हैं कि जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं हरियाणा से, 3 नाम हैं, 3 में से एक को किसी को वो लड़वाएं कांग्रेस से। चाहे वो हल्का कोई भी हो सकता है, जुलाना भी हो सकता है, आपका लवारू बागड़ा भी हो सकता है। तो इनमें से किसी एक हल्के से जो है पूनिया है, बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक है और विनेश फोगाट। तीनों में से उम्मीद ही है कि तीनों में से एक को किसी को वैसे इस बार हरियाणा के चुनाव में कई स्पोर्ट्स पर्सन तैयार हैं। योगेश्वर दत्त गोहाना वो तो पहले लड़ चुके हैं और वो गोहाना से और बड़ौदा से उनका टिकट मिल सकती है। दूसरी तरफ संदीप सिंह पेहवा से स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं। उनकी बबीता फोगाट है अभी। हाँ नहीं, वो एक अलग बात है। स्पोर्ट्स पर्सन जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, बबीता फोगाट दादरी से वो बीजेपी की टिकट मांग रहे। हम दादरी पे चलते हैं। दादरी में क्या लगता है आपको? देखिए, दादरी में जो मेरे पास नाम है बीजेपी के सतपाल सांगवान और बबीता फोगाट, ये 2 तो मेन कंटेंडर हैं जो मांग रहे हैं। हालांकि सतपाल सांगवान का पलड़ा भारी है क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। बंसीलाल सतपाल सांगवान के तो लड़के हो सकता है लड़े, वो तो लड़ेंगे, ज्यादा हो रही है। तो सुनील है, सुनील उनके लड़के का नाम है, शायद वो लड़े, मतलब वो टिकट मांगे, वो टिकट परिवार में से कोई लड़ सकता है। और एज फैक्टर आपको लगता है? एज फैक्टर है, ज्यादा एज हो रही है। पिछली बार भी जो दिखते आ रही थी, तो इतनी एज होने के बाद तो दिखते आ ही जाती हैं। और दूसरा सबसे कांग्रेस की तरफ से तो मनीषा सांगवान है, जो काफी लंबे टाइम से लगातार दादरी में काम कर रही हैं। एक बलवंत शायद बलवंत फोगाट हैं, जो फोगाट खाप के प्रधान भी हैं, उनका नाम भी काफी चल रहा है। और वहाँ से विनेश फोगाट भी हो सकती हैं दादरी से, और संभावनाएं तो हैं। हाँ, और अभी उन्होंने सोमवीर सांगवान ने भी, जो सांगवान खाप के नेता भी हैं, और उन्होंने भी अपने निर्दलीय पद से एमएलए, हालांकि इस्तीफा देने की जरूरत थी नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा दे के अभी अटकलें चल रही हैं कि अभी हो सकता है कांग्रेस से, हुड्डा साहब से या किसी अन्य नेता से कोई बात हुई हो। एक वो क्रशर यूनियन के प्रधान भी हैं, उनका नाम तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, वो भी। वैसे तो एक वो जोगेंद्र जग्गी भी हैं, एक रब्बू पवार, जिनके होर्डिंग हरियाणा में छाए हुए हैं, तो नाम तो उनका भी सामने आ। लेकिन ओवरऑल अगर हम आज बात करें ना, ओवरऑल अगर हम भिवानी की क्षेत्र की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो सीटें हैं उनमें से मेजोरिटी जो है कांग्रेस वहाँ से निकालेगी और फिर बीजेपी रहेगी। तो उसका समीकरण क्या बनेंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है, एक तो सबसे बड़ी तो एंटी इनकम्बेंसी है, और बीजेपी के प्लस हुआ है सिर्फ किरण चौधरी का आना, और जेपी दलाल है, जेपी दलाल फाइट देंगे। हालांकि अब पता नहीं वो मतलब सीट का क्या रहे, अच्छी टाइट फाइट रहेगी वहाँ पे, लेकिन किरण चौधरी के आने से जो चीज़ें हुई हैं, किरण चौधरी 100% मैं मानता हूँ हर हल्के में उनका जनाधार है, वो एक्टिव रही हैं लंबे टाइम से, और वो बीजेपी को कहीं ना कहीं प्लस करेंगी। हालांकि वो कितना प्लस करेंगी, और एक ग्रामीण इलाका है भिवानी जो ना, और ग्रामीण जो है इस बार बीजेपी से एंटी बीजेपी ऐसा सेंटीमेंट लग रहा है, और कांग्रेस को उसका एज रहेगा। हाँ, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और इसकी वजह से हमें लगता है कि वहाँ भी कांग्रेस कहीं ना कहीं प्लस रहेगी। दूसरा, वहाँ अब अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो उनके सामने कोई ज़्यादा खींचतान नहीं टिकटों को लेके, उनका फ्री हैंड है भिवानी को लेके भी, जैसे रोहतक सोनीपत झज्जर है, उसी तरह से भिवानी भी फ्री हैंड है। और एक एंट्रेंस जो किरण चौधरी होती थी वो भी चलेगी। वहाँ ना तो शैलजा का ज़्यादा बड़ा दखल है, और ना वहाँ रणदीप सुरजेवाला का ज़्यादा बड़ा, हालांकि जो मनीषा सांगवान रणदीप सुरजेवाला के रिश्तेदार हैं, लेकिन अब वो कितना क्या कर पाएंगे ये कुछ कह नहीं। लेकिन वहाँ टोटली 99% भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकटों में उनका पूरा होल्ड रहेगा, जिसको वो चाहेंगे वो टिकट देंगे। जीतना हारना भी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ही आके गिरेगा कि भाई आप जिता लेंगे या वो कैंडिडेट हार गए।
जी, तो ये थे हमारी भिवानी, ओल्ड भिवानी के बारे में चर्चा। अगर कोई और कैंडिडेट आपको लगता है कि जो मजबूत कैंडिडेट है और हमसे हमारी चर्चा में रह गया है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथियों, आप हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमजा साहब जी, एक बात और मैं भी कहना चाहूँ इसी को लेके, भाई कोई ऐसी बात का बुरा ना मानना। हम तो भाई हमारा अपना सर्वे है, हमारा सिस्टम, उस सर्वे से हम बात करते हैं। कोई एक आधा भाई का नाम रह गया हो तो ये तो भाई अभी आगे लगातार सर्वे चलता रहेगा 90 की 90 सीटों पे, तो कोई बुरा ना माने। और हम इसको आगे जो आपसे बात करके पूरा सर्वे करके हम चीजें करते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने समय दिया नंदा साहब, जी जी नमस्कार।